नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के बारे में और इसके तीसरे खंड सविनय अवज्ञा की ओर इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि 1922 से लेकर 1930 के बीच भारत में कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां घटी जिन्होंने गांधी जी को 1930 में एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए सक्षम बनाया। आज की इस दूसरी वीडियो में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, पहली वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम आरंभ करते हैं अपना अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद के बारे में सविनय अवज्ञा की ओर। दोस्तों, सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है निवेदन के साथ आज्ञा मानने से इनकार करना। यह भारत में गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन था और यह आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ हुआ जो 11 मार्च को प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर उससे प्रारंभ हुआ था। इस बार गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए नमक जैसी साधारण वस्तु को चुना था और नमक जैसी साधारण वस्तुओं को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने नमक के उत्पादन के ऊपर एकाधिकार स्थापित किया हुआ था। कोई दूसरा व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था और साथ ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा नमक के ऊपर बड़े भारी भारी कर लगाए जाते थे जिसके कारण नमक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और क्योंकि इसका इस्तेमाल साधारण लोग भी करते थे इसीलिए गांधी जी ने नमक को अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के रूप में एक माध्यम के रूप में चुना और इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों दांडी मार्च से हुई थी। गांधी जी ने 11 मार्च को अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 किलोमीटर लंबी यात्रा का आयोजन किया जो उनके आश्रम साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी के तटीय इलाके में खत्म होनी थी और 240 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में उनके 78 सहयोगी ने भाग लिया, लेकिन वो पैदल गए ताकि लोगों को उपदेश दे सकें, लोगों को जागरूक कर सके। इसीलिए जहां कहीं भी वो रुकते थे वहां लोगों को उन्होंने विचार व्यक्त किए, उनको अपने कारवां में शामिल करना शुरू किया। इसीलिए शुरुआत में उनके साथ सिर्फ 78 लोग आए थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग उनके आंदोलन के साथ जुड़ते गए। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित दूसरा सवाल हमारे सामने यह आता है कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था। तो दोस्तों, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन था वह शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने के ऊपर टिका हुआ था क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि भारत में औपनिवेशिक शासन इसीलिए स्थापित हो पाया है कि भारत के लोगों ने खुद अंग्रेजों को सहयोग दिया है और अगर भारत के लोग इस सहयोग को समाप्त कर देंगे या हटा लेंगे तो अंग्रेजी शासन या तो समाप्त हो जाएगा या अंग्रेज भारतीयों की इच्छा के अनुरूप भारत में शासन करेंगे। जबकि दूसरी ओर सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरह का जेल भरो आंदोलन था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से अनुरोध किया गया था कि वे औपनिवेशिक कानूनों को ना माने, उनको तोड़ें और जेलों को भरें। इसीलिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जगह जगह ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा गया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी और वनों में रहने वाले आदिवासियों ने वन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लकड़ियां बीनने के लिए और अपने पशुओं को चराने के लिए आरक्षित वनों में जबरदस्ती दाखिल होना प्रारंभ कर दिया। सीधे तौर पर यह उन औपनिवेशिक कानूनों का विरोध था जो अंग्रेजी सरकार ने भारत में लागू किए थे। दोस्तों, दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार ने भी इस आंदोलन को बड़ी सख्ती से लिया और उन्होंने जगह जगह लोगों को पकड़कर जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। इस घटना में एक नया मोड़ तब आया जब 1930 ईस्वी में अप्रैल में गांधी जी के एक सहयोगी खान अब्दुल गफ्फार खान को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैद कर लिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों
अंग्रेजी गांधी जी के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे और इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इनको ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और गांधी जी की टोली में ये सबसे लंबे व्यक्ति थे। कहा जाता है कि गांधी जी के आश्रम में एक ही चारपाई थी जो खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए बनाई गई थी। बाकी उनके आश्रम में रहने वाले सभी लोग भूमि पर सोते थे, भूमि पर बैठते थे। तो जब खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो भारत के लोग सक्रिय संघर्ष पर उतारू हो गए। उन्होंने जगह जगह अंग्रेजी अफसरों को मारना प्रारंभ कर दिया और इसके कोई एक महीने बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने का परिणाम यह हुआ कि लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और जगह जगह उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारना प्रारंभ कर दिया। शोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी चौकियों को, पुलिस थानों को, इस तरीके के प्रतीकों को अपनी हिंसा का शिकार बनाया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार भी गुस्से में आ गई और उसने लाखों लोगों को पकड़कर जेल में कैद कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे ये आंदोलन हिंसक रूप ग्रहण करता जा रहा था, वैसे वैसे गांधी जी सक्रिय होते गए। दोस्तों, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया। इस समझौते में यह तय किया गया कि गांधी जी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। इसीलिए गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा कि वे इस आंदोलन को रोक दें और वो दिसंबर 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज में तैयार हो गए। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ और क्या इसके परिणाम निकले, इसके बारे में हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर के संबंध में यह थी हमारी दूसरी वीडियो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें